व्याकरण के अंदर कल वाली क्लास के अंतर्गत हमने वाक्य शुद्ध कैसे करते हैं उसके बारे में बात की थी और मैंने वहीं पे आपको बता दिया था कि जो जो चीजें पढ़ने लायक है, जो आपको पढ़नी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, उनका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक आधार होता है, तो वो मैंने आपको क्या पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस एक बार कंप्लीट करा दिया है, जो आपके क्या सिलेबस के अंदर है वो। बाकी हिंदी और भी अभी बहुत बड़ी है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द हमने नहीं पढ़े हैं तो क्या बहुत बड़ी है, लेकिन आपके जो सिलेबस के अंदर जो चीजें स्पष्ट रूप से लिखी हुई है उनको मैंने एक बार आपके सामने यहाँ पे हाजिर कर दिया है, कंप्लीट करा दिया है। अब साथियों देखिएगा, फिर आपने कहा था कि जो उपसर्ग और प्रत्यय है इनका एक बेसिक सा हमें कुछ आइडिया दे दीजिए ताकि हम अच्छे से इनको भी क्या कर सकें, कवर कर सकें कि ये थोड़े समझने लायक है, इनको याद नहीं किया जाता, इनको समझा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय पर कुछ वार्ता करेंगे, इनका क्या बेसिक होता है, क्या विशेष होता है, किन किन बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है, उनके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो साथियों हेडिंग लगा देंगे उपसर्ग और प्रत्यय, और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उपसर्ग के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम प्रत्यय के बारे में। तो देखिएगा साथियों, उपसर्ग नाम से स्पष्ट हो रहा होगा आपको, उपसर्ग क्या, उपसर्ग। देखिए एक तो उपसर्ग होता है और एक होता है प्रत्यय, ठीक है। एक उपसर्ग होगा और एक प्रत्यय होगा, दोनों के अंदर आप क्या होते हैं कंफ्यूजन कि पहला कौन से लगता है और बाद में कौन सा आता है। साथियों देखिएगा, आप ऐसे याद रखिएगा इसको, उप है, उप क्या, हाँ एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री, ठीक है। पहले कौन बाहर हो गए भाई, उप मुख्यमंत्री बाहर हो गए, ठीक है। मुख्यमंत्री का पद अभी तक क्या है, सलामत है, सही है, लेकिन उप मुख्यमंत्री क्या हो गए, बाहर हो गए। इनके साथियों देखिएगा उपसर्ग कैसे बनता है, उपधन सर्ग से। किससे, उपसर्ग कैसे बनता है, उपधन सर्ग से बनता है उपसर्ग। वहीं बात की जाएगी प्रत्यय की, तो प्रतिधन ऐसे बनता है प्रत्यय, यण संधि है, याद आई या नहीं आई, प्रतिधन ऐसे बनेगा प्रत्यय। तो साथियों देखिएगा उपसर्ग और प्रत्यय, अब देखिएगा उपसर्ग में साथियों आपको याद रह रहा होगा उपसर्ग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संयोग। क्या होता है, संयोग होता है इसका शाब्दिक अर्थ, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, संयोग होगा, याद रखना है। अब साथियों देखिएगा यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है उप, उप और एक है पर यानी पीछे याद रखो, तो उप यानी आगे अपने आप हो जाएगा, पर प्रत्यय पर यानी पीछे याद रखना, क्या पीछे, तो प्रत्यय कहां पे लगेगा, पीछे लगेगा, उप यानी आगे याद रख लो ऐसे। देखिए ये 3 आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है नहीं आ रहा, देखिएगा स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा भाई, ठीक है। उपसर्ग आप उ लिख रहे हो, कितने लिखे गए, 3। प्रत्यय आप प लिखते हो, कितने लिखे, 4। 3 पहले आता है या 4 पहले आता है, आप कहोगे सर 3 पहले आता है, तो 3 वाला कौन सा है, आप कहेंगे उपसर्ग है 3 वाला, तो उपसर्ग शब्द में पहले आएगा, प्रत्यय शब्द में क्या आएगा, बाद में आएगा। बस भाई इतना तो याद, इससे सिंपल तो क्या होगा। वैसे याद तो रहता है कि उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं, लेकिन कोई भाई बहन भूल जाते तो उनके लिए क्या, ये जुगाड़ू इलाज है, देसी इलाज है। 3 लिखे जाते हैं और यहाँ 4 लिखते हैं, 3 पहले आता है तो उपसर्ग पहले आएगा, प्रत्यय बाद में आएगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूं। तो पहली हेडिंग क्या लगाएंगे आप, उपसर्ग लगाएंगे, और उपसर्ग के बाद मैं आपको बताऊंगा प्रत्यय के बारे में। वैसे इन दोनों को क्या तुलनात्मक रूप से पढ़ा जाता है, क्या तुलनात्मक रूप से पढ़ा जाता है कि क्या इसमें समानता है और क्या समानता नहीं, तो मैं आपको वो बताता रहूंगा। तो देखिएगा साथियों, उपसर्ग की बात करूं तो मैंने बता दिया उपधन सर्ग से बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है, संयोग। अब देखिएगा ये शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, शब्द के पहले जुड़ते हैं। देखिएगा शब्द के पूर्व में जुड़ेंगे, क्या, पहले, पूर्व मतलब पहले, ठीक है। तो शब्द के पूर्व में जुड़ से प्रभावित करते हैं, क्या, शब्द के पूर्व में कहेंगे। कुछ लोग कहते हैं आगे जुड़ते हैं, देखिए समझने के लिए हम आगे कहते हैं, लेकिन मेरे को भाइयों ये बताओ, मैंने लिख दिया राम, ठीक है, राम, अब इसका आगे वाला भाग ये होता है या ये होता है, बताओ साथियों, मेरे को ये चीज आप बता दीजिएगा। यहां से आगे शब्द जो बोलते हैं ना कि उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, समझने के लिए आगे बोलते हैं, बाकी स्पष्ट रूप से परिभाषा लिखेंगे तो वहां आगे नहीं लिखेंगे, पहले लिखा जाएगा। देखिएगा बस के अंदर आप चढ़ते हो, बस में चढ़ते हो आप, भीड़ ज्यादा है, कंडक्टर क्या कहता है, आगे खिसको, तो आप किधर खिसकते हो, आगे आते हो क्या, फाटक की तरफ, या फिर पीछे जाते हो, कहता आगे खिसको और आगे खिसको, तो आप पीछे खिसकते हो या फाटक की ओर आते हो, आप कहोगे पीछे खिसकते हैं। और आगे का मतलब तो फाटक होता है, आगे वाला भाग, आगे खिसको, इनके आगे की ओर आना चाहिए था, इनके यहाँ पे आगे। मैं आगे की बात करूंगा कि आगे जुड़ेगा तो राम से आगे यहाँ पे आ जाता है, इनकी आपकी परिभाषा क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, और आपको सही परिभाषा लिखनी है। तो आप आगे का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे, पूर्व का प्रयोग करेंगे, किसका, पूर्व का या पहले का। तो याद रखना ये क्या, शब्द से पूर्व में जुड़ेंगे या शब्द के पूर्व जुड़कर, शब्द के पूर्व जुड़कर, ठीक है, शब्द के पूर्व में जुड़कर, यानी कि शब्द से पहले जुड़कर क्या होगा, शब्द के पूर्व में जुड़ेंगे, शब्द से पहले जुड़ेंगे, शब्द के पूर्व में जुड़कर क्या करते हैं, उसे प्रभावित करते हैं।
क्या करते हैं साथियों, शब्द के पूर्व में जुड़कर उसे प्रभावित करते हैं। वहां पे क्या कुछ प्रभाव होता है, प्रभावित करता है या प्रभावित करते हैं। कौन, उपसर्ग। उपसर्ग कहां पे जुड़ते हैं, शब्द के पूर्व में जुड़कर उसे प्रभावित करते हैं या फिर चमत्कार उत्पन्न करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। कुछ दूसरा अर्थ निकलता है, क्या होता है, चमत्कार उत्पन्न करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो साथियों उपसर्ग कहां पे जुड़ेंगे, शब्द के पूर्व में जुड़ेंगे, ये चीज याद रखना। अब ये होते क्या है, तो साथियों ये शब्दांश है। क्या है, शब्दों का अंश, एक भाग है, शब्दांश कहेंगे हम। क्या कहेंगे, ये शब्दांश है और इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये बेसिक सी बातें हैं, स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप किसी उपसर्ग को अकेले प्रयोग में नहीं ले सकते, इनका स्वतंत्र प्रयोग है, वो स्वतंत्र प्रयोग क्या नहीं किया जा सकता। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, याद रह जाएगा। ये क्या है, शब्दांश है जो शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं और इनका क्या स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। भाषा में इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है और ना ही इनका कोई स्वतंत्र अर्थ होता है। आप कहेंगे सर अर्थ कैसे नहीं होता है, साथियों ये जब किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, मतलब पूर्व में जुड़ेंगे ना, तो इनका अर्थ निकलेगा। खुले पड़े हैं तो कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, खुले, जैसे मैं अति कहूं तो आप कहेंगे अति का अर्थ होता है अधिक या परे। अति का अर्थ अधिक या परे नहीं होता है, लेकिन जब ये किसी शब्द के पूर्व में जुड़ जाता है ना, तो वहां पे वे अति है वो अधिक या परे का अर्थ देता है, यानी कि इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। उपसर्गों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, ये किसी के साथ जुड़ के अर्थ देते हैं। और साथियों यहाँ इनके प्रयोग से संधि पद बनाए जा सकते हैं। जो उपसर्ग है, उपसर्गों का प्रयोग करके आप क्या संधि पद बना सकते हो। उपसर्गों का प्रयोग कर आप संधि पद बना सकते हो। इसका देखिए मैं और लिखा दूं, ये तीनों आप बातें लिख दी मैंने, क्या क्या बताया। पूर्व में जुड़ते हैं, ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। इनका स्वतंत्र क्या, इनका स्वतंत्र ना तो अर्थ होता है और ना ही इनका स्वतंत्र प्रयोग होता है। अर्थ है ही नहीं तो प्रयोग क्या होगा। ठीक है, दो बातें लिख दी। तीसरी थी कि पूर्व में जुड़ते हैं। अब चौथी बात मैं यहां से बता रहा था कि इनसे आप संधि के पद बना सकते हैं। इसे संधि पद या फिर मैं कह सकता हूं सामासिक पद। संधि पद या सामासिक पद है वो क्या, इनसे संधि पद या सामासिक पद बनाए जा सकते हैं। उसके बाद साथियों आप देखिए, संधि नहीं करो, समास ना हो, संयोग हो रहा है अगर, तो संयोग द्वारा भी क्या, संयोग में भी उपसर्ग का योग होता है और उपसर्ग का अर्थ ही संयोग होता है। तो ये चीज तो आपको पता होगी। उसके बाद साथियों देखिएगा, ये जो उपसर्ग है, ये उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग साथियों अव्यय होते हैं। क्या होते हैं, अव्यय स्वरूप में होते हैं। उपसर्ग है वो अव्यय स्वरूप है। तो साथियों इनके योग से जो भी शब्द बनेगा ना, वो शब्द भी क्या होगा, अव्यय होगा। अव्यय का प्रयोग करके आप कोई शब्द बना रहे हैं तो वो शब्द भी क्या होगा, अव्यय होगा। आपको अब ये कौन सी बातें, ये बेसिक सी बातें हैं, अगर ये समझ में आ गया तो आप उपसर्ग पढ़ते में आराम से पता कर पाएंगे। और साथियों देखिएगा, ऐसे शब्द देखे होंगे आपने जहां पे एक से अधिक उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं, एक से अधिक उपसर्ग होते हैं। कुछ बेसिक सी बातें हैं, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानना जरूरी। अगर आप चाहे तो बता दूं, तो आपने कहा था बता दीजिए, तो मैं बता रहा हूं आपको कि एक से अधिक उपसर्ग, अगर किसी भी वाक्य के शब्द के अंदर क्या एक से अधिक उपसर्ग आ रहे हैं, शब्द में एक से अधिक उपसर्ग आ रहे हैं, तो साथियों इनका जो मूल शब्द होगा ना, मूल शब्द क्या होता है अभी बताएंगे। जो मूल शब्द होगा ये क्या होगा, ये हमेशा विकारी होगा। क्या होगा, विकारी शब्द होगा। मूल शब्द हमेशा विकारी शब्द में आएगा अगर वहां पे एक से अधिक क्या आ रहे हैं, एक से अधिक उपसर्ग आ रहे हैं। जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, क्या, अत्याचार। क्या लिखता हूं, अत्याचार। बताओ साथियों अत्याचार के अंदर कितने उपसर्ग है, आप कहेंगे अति उपसर्ग आ रहा है। साथियों अति धन आ धन चार होता है। क्या होता है, अति धन आ धन चार होता है। RAS 2000 की नहीं, 1996 है, यानी कि RAS 1996 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, जिसका सही उत्तर क्या था, अति धन आ धन चार। अति धन आचार नहीं होता है, अति धन आ धन चार। आचार लिख रहे हो आप, आचार में भी तो उपसर्ग है ना, आ उपसर्ग और चार, यानी कि साथियों यहाँ पे उपसर्ग कितने मिले आपको, दो मिले। अति उपसर्ग भी आया हुआ है, आ उपसर्ग भी आया हुआ है, और ये चार क्या है, मूल शब्द है। ये वाला क्या हो जाता है, जो उपसर्ग नहीं है वो मूल शब्द होता है, और ये कैसा होगा, विकारी होगा। क्यों, क्योंकि अगर एक से अधिक उपसर्ग आ रहे हैं तो क्या विकारी होगा। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल और लेके आपको यहाँ से समझा देता हूँ अच्छे से। मैं लिख रहा हूँ क्या लिख दूं भाई, यहाँ पे मैं दुर्व्यवहार लिख देता हूं। बताओ दुर्व्यवहार के अंदर इसको किस प्रकार तोड़ेंगे उपसर्ग के मायने निकालने के लिए। दुर्व्यवहार लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया, दुर्व्यवहार। बताओ साथियों इसको आप कैसे तोड़ेंगे दुर्व्यवहार को, तो आप क्या करेंगे, दुर्धन विधन अवहार कहेंगे। क्या, बिल्कुल, व्यवहार को अवहार कहा जाएगा, अवहार। दुर्धन विधन अवहार, आप कहेंगे ये कौन सा होगा, हमने तो आज नया सुना है, दुर्व्यवहार को इस प्रकार से लिखा जाता है, दुर्धन विधन
अवहार। बिल्कुल साथियों ये सही है। दुर्व्यवहार को आप इस प्रकार से लिखेंगे, दुर्धन विधन अवहार। क्या लिखेंगे? दुर्धन विधन अवहार लिखेंगे, जो सही है। इसका शुद्ध रूप की बात कर रहे हैं हम, हिंदी के अंदर जो इसका शुद्ध रूप होता है उस शुद्ध रूप की बात कर रहे हैं। क्या? शुद्ध रूप की बात कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूं दुराचार की, तो दुर्धन आधन चार लिखा जाएगा। देखिएगा, दुराचार की बात करूं, दुराचार को आप कैसे लिखेंगे? अभी हमने अत्याचार को लिखा था, अब दुराचार की बात है तो कुछ लोग तो कहेंगे हम लिख देंगे सर दुर्धन आचार। क्या लिखेंगे? दुर्धन आचार लिख देंगे। अरे भाई आचार में क्या है? वापस अ आ रहा है ना, यानी कि आप इसको ऐसे लिखेंगे दुर्धन आधन चार। क्या? दुर्धन आधन चार, तब होता है दुराचार। यानी कि यहाँ पे ये भी उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है, तो दो उपसर्ग आ रहे हैं, तो ये कौन सा होगा? मूल शब्द होगा, जो क्या होगा? विकारी होगा। ये आपको उपसर्गों के अंदर कुछ बेसिक सी बातें याद रखनी थी। अभी मैं आपको इनका कुछ प्रयोग देखिएगा, उपसर्ग कैसे याद कैसे करने आपको, तो सर हमें तो एग्जाम में नंबर लाना है, बेसिक हमारे। हाँ अच्छी बात है, सीखा तो, लेकिन एग्जाम में नंबर कैसे लाएं, उपसर्ग का पता कैसे करें? तो साथियों हमेशा ध्यान रखना, उपसर्ग है ना, ये जुड़ के अर्थ क्या बनाते हैं, वो अर्थ आप यहाँ पे क्या कर लो, याद कर लो। जैसे अति उपसर्ग है ना, तो अति उपसर्ग किसी के साथ जुड़ के क्या अर्थ बनाएगा, तो आपको अगर पता है कि अति उपसर्ग किसी के साथ जुड़कर या तो अधिक का या परे का अर्थ निकालता है, अधिक या परे का अर्थ निकालता है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। क्या? अपने आप पता चल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, क्या? अत्याधुनिक। क्या? अत्याधुनिक, अत्याधुनिक। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे उपसर्ग कैसे निकाल पाएंगे? तो साथियों ये कि अत्याधुनिक, आपको पता चल गया अत्याधुनिक यानी कि अधिक आधुनिक, और अधिक वाला आप कहेंगे अति अधिक, यानी कि इसमें अति उपसर्ग आप खोजने की कोशिश करेंगे कि अति हो सकता है। जैसे ही आप देखेंगे अत्याधुनिक है तो अति धन आधुनिक हो रहा है। क्या हो रहा है? अति धन आधुनिक हो रहा है, जिससे बनता है अत्याधुनिक। तो आपको अपने आप पता चल गया कि अधिक आधुनिक, अति का अर्थ यहाँ पे क्या निकलेगा? अधिक निकलेगा। ठीक है, स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पे निकलेगा क्योंकि इसके साथ में ये जुड़ गया। तो अधिक आधुनिक, आपको आपका वापस वही अर्थ मिला या नहीं मिला? आप कहोगे मिल गया। तो ऐसे आपको अगर इनके आप अर्थ याद कर लो ना थोड़े बहुत, ठीक है, जो इंपोर्टेंट है उनके आप अर्थ याद कर लो, ठीक है, तो पता चल जाएगा। जैसे देखिएगा, आपको वहां पे क्या मिल गया है? अनुगामी मिल गया। क्या? अनुगामी। अब आपको अनुगामी का अर्थ पता है। क्या? आप कहेंगे पीछे चलने वाला होता है अनुगामी, ठीक है, जो अनुसरण करता है। अब देखिएगा, पीछे चलने वाला, तो पीछे वाला उपसर्ग कौन सा होता है? तो आप कहेंगे अनु उपसर्ग है ना, उस अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? पीछे या फिर समान, पीछे या समान होता है। तो यहाँ पे अनुधनगामी हो सकता है ना, अनुधनगामी हो सकता है। पीछे, अनु यानी पीछे हो गया, गामी यानी चलने वाला, अनुगामी पीछे चलने वाला। ऐसे साथियों वहां पे आपको क्या पता चलता रहेगा? क्या पता चलता रहेगा कि कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। जैसे आप और भी बहुत सारे उपसर्गों को क्या याद करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आप अच्छे से कर पाएंगे। जैसे देखिएगा, क्या आपने सुना होगा आजन्म। क्या? आजन्म, यानी कि आप इसको क्या कहते हैं? जन्म तक। क्या कहते हैं आप इसको? जन्म तक कहते हैं। और अब आपको जन्म तक, तो जन्म का तो आपको मिल गया, तक आ डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि क्या आ का मतलब, तो साथियों आ उपसर्ग का मतलब होता है तक, इधर, यहां से, तो जन्म से जन्म तक, ऐसे। तो आपको यहां से थोड़ा सा आइडिया लगेगा। साथियों उपसर्गों को सही करना है तो क्या करना है, एक बात मेरी बात और ध्यान से सुन लीजिएगा। जिन भाई बहन को उपसर्गों का पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो वह क्या करेंगे, जितने भी 21-22 उपसर्ग है जो एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है, उनका साथियों क्या करो आप, वाक्य के जो शब्द के साथ जब वो जुड़ते हैं ना, शब्द के पूर्व में जब वो जुड़ेंगे ना, तो शब्द के पूर्व में जुड़ने पर वो क्या अर्थ क्या देते हैं, वो अर्थ आप याद कर लो कि किस अर्थ के अंदर प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न ऐसा भी आता है कि हार शब्द के आगे कौन सा उपसर्ग लगाया जाए कि इसका अर्थ भोजन बन जाएगा। तो देखिएगा, हार है, इसके साथ क्या उपसर्ग लगा कि भोजन बन जाए। तो आप ऐसे कुछ शब्द सोचोगे जैसे खादार, आहार, भार, तो आपने सोचा आहार, आहार यानी भोजन होता है, तो आ उपसर्ग, यानी कि आपको इनके थोड़े से यहाँ पे बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि कैसे होते हैं, इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, उसके बारे में मैंने आपको बात की है। उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। एग्जाम में अगर आपको इनको सही करना है तो क्या करना पड़ेगा, वाक्य अर्थ शब्द के साथ जुड़ के ये क्या अर्थ देते हैं, वो अर्थ साथियों इनके याद कर लेना बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथियों उपसर्ग में तो इतना ही होता है। बात करें प्रत्यय की, तो प्रत्यय में तो आपको प्रत्यय का प्रकार पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रत्यय है। तो देखिएगा, प्रत्यय की बात कर रहा हूं अब मैं, किसकी, प्रत्यय की बात कर रहा हूं अभी। प्रत्यय के अंदर आपको प्रकार तक पूछ लिया जाता है कि ये प्रत्यय का कौन सा प्रकार है। तो साथियों प्रतिधन ऐसे बनेगा, मैंने आपको बता दिया। और ये अब शब्द के पीछे जुड़ेंगे, क्या, शब्द के पीछे जुड़ते हैं ये। ठीक है, शब्द के क्या साथियों, शब्द के पीछे जुड़ते हैं ये। शब्द के पीछे जुड़कर क्या करेंगे, शब्द के पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ को क्या अर्थ निकलेगा, उस अर्थ को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे।
पीछे जुड़ के क्या करेंगे साथियों, अर्थ को प्रभावित करते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। ये भी साथियों क्या होते हैं, उपसर्ग की भांति ये भी शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, उपसर्ग की भांति ये भी शब्दांश होते हैं। इनका भी ना तो स्वतंत्र इनका भी ना तो स्वतंत्र अर्थ होता है और ना ही इनका भी स्वतंत्र प्रयोग होता है। यानी कि उपसर्ग और इनमें समानताएं क्या हो गई, बात पता चली। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या समानता है, अलग अलग। देखिए उसमें विषमता क्या है, तो उपसर्ग तो पूर्व में जुड़ेंगे, प्रत्यय बाद में जुड़ेंगे, पीछे जुड़ेंगे। और शब्दांश से, दोनों शब्दांश से समानता क्या, दोनों शब्दांश है, दोनों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, दोनों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ये आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और साथियों जो प्रत्यय है इनका प्रयोग भी विकारी शब्दों के साथ होता है। कितने, वहां पे भी विकारी थे, यहाँ पे भी विकारी के साथ होता है। और साथियों अब यहाँ पे बात है, उपसर्ग से संधि पद बन रहे थे, लेकिन प्रत्यय से कभी भी संधि का योग नहीं होता है। प्रत्यय है जो, इस प्रत्यय से क्या साथियों, प्रत्यय से कभी भी संधि नहीं होगी। प्रत्यय से कभी भी आप संधि, प्रत्यय के योग से कभी भी संधि नहीं कर सकते। आप कहेंगे सामासिक पद, बिल्कुल सामासिक पद तो आप बना सकते हैं, जिस प्रकार कहाँ पे उपसर्ग में भी बन रहे थे, सामासिक पद तो आप बना देंगे, लेकिन प्रत्यय के योग से कभी भी संधि नहीं होगी। ये बात क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब साथियों और क्या है, देखिएगा, यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण क्या है, स्वर है। प्रत्यय है साथियों, प्रत्यय कहाँ पे जुड़ेगा, पीछे जुड़ेगा। देखिएगा कैसे, अभी बात करते हैं यहाँ पे प्रत्यय पीछे कैसे जुड़ेगा। जैसे मैंने कह लिया समाज धन इक, समाज धन इक। अब प्रत्यय का पहला वर्ण पीछे जुड़ रहा है, तो इसका पहला वर्ण कौन सा होगा, आप कहेंगे ई, इसका पहला वर्ण है। तो याद रखिए जब भी प्रत्यय का पहला वर्ण है वो क्या है, स्वर है। अब ई क्या है, यहाँ पे स्वर है, तो इसकी मात्रा इस पर लगा दी जाएगी। जो आपको मूल शब्द दिया हुआ है इसके अंतिम वर्ण पर इसकी मात्रा लगा देंगे। जैसे समाज धन इक है ना, ई है ना, तो ई की मात्रा इस सामाजिक पर लगा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से सामाजिक। क्या बन जाएगा, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक। और आप कहेंगे जैसे ई की मात्रा लग दी है तो इसके कुछ नियम होते हैं कि क्या आगे यहाँ पे पहले अक्षर पर भी आ की मात्रा आ जाएगी और सामाजिक बन जाएगा। तो वो कैसे बनता है वो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तक तो सिर्फ बेसिक था, लेकिन ये आ क्यों लगता है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हम इसको यहाँ पे समझेंगे। ये क्या है, विशेष प्रकार के कुछ प्रत्यय है जिनको मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिएगा और क्या क्या यहाँ पे देखिएगा, यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण व्यंजन है तो मूल शब्द के साथ सिर्फ उसको संयोग के द्वारा जोड़ देंगे। अगर स्वर है तो मात्रा लगा देंगे, और हुआ तो जैसा का जैसा लिखा हुआ है सिर्फ उसका संयोग हो जाएगा, उनको जोड़ देते हैं। तो बेसिक सी बात है, लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आएगी, वो क्या है, प्रत्यय के प्रकार की बात आती है इंपॉर्टेंट। क्या, प्रत्यय के प्रकारों के अंदर भी साथियों एक विशेष प्रकार के प्रत्यय होते हैं जिनके मैं आपको बात कराऊंगा। तो प्रत्यय के मुख्यतः आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करो या मुख्यतः बात करो तो दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक तो होते हैं तदित प्रत्यय। क्या, एक प्रत्यय होते हैं जिनको कहा जाएगा तदित प्रत्यय। एग्जाम में यहां से प्रश्न आता है, अच्छे से ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और दूसरा साथियों आता है कृत प्रत्यय। क्या, कृत्या करदंत कहा जाता है, कृत्या करदंत प्रत्यय। एक तो तदित प्रत्यय होगा और एक कृत्या करदंत प्रत्यय होगा। अब साथियों यहां पे क्या होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय के अंदर। तो साथियों तदित प्रत्यय है, इस तदित प्रत्यय क्या होगा, ये प्रत्यय किसके साथ जुड़ेगा, कोई संज्ञा शब्द है, कोई सर्वनाम शब्द है, संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, कोई विशेषण शब्द है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द है, तो उनके साथ जो प्रत्यय जुड़ेगा वो तो होगा तदित प्रत्यय। आप प्रत्यय देखो वो किसके साथ जुड़ रहा है, अगर वो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ, आपको ये विशेषण वाला नहीं देखना है, ठीक है। ऐसा होता है, इसकी विशेषता आपको ये वाला देखना है, क्योंकि ये संस्कृत का है। क्या है, संस्कृत का है। अगर साथियों किसी भी क्रिया या फिर संस्कृत में कहा जाएगा धातु पद, क्रिया या धातु पद के साथ कोई प्रत्यय जुड़ रहा है तो वो कृत होगा। अगर वहां पे वो क्रिया और धातु पद नहीं है तो तदित में टेक देना। देखिएगा कैसे, एक बार समझिएगा। मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा है साथियों, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय के अंदर फर्क पूछा जाता कौन सा प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय है और कौन सा प्रत्यय है वो क्या, तदित प्रत्यय है। तो आपको कैसे याद रखना साथियों भाइयों, देखिएगा यहाँ पे आप पहले चेक करो, ये वाला संज्ञा सर्वनाम विशेषण में आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन क्रिया या धातु पद का तो आप पता कर सकते हैं ना कि कौन सा क्रिया पद है कौन सा धातु पद है, तो वो तो आपको आराम से पता चल जाएगा। तो आप देखो, अगर प्रत्यय क्या, अगर क्रिया या धातु पद, संस्कृत का जो धातु पद होता है उसके साथ या हिंदी की क्रिया के साथ प्रत्यय जुड़ रहा है तो वो कृत या करदंत प्रत्यय होगा। अगर वो क्रिया या धातु पद के साथ नहीं जुड़ रहा है तो वो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण होगा, यानी कि वो फिर कौन सा प्रत्यय में लिख दो, आप तदित प्रत्यय के अंदर लिख दो। यानी कि आपको कृत प्रत्यय चेक करना है, अगर वो कृत प्रत्यय है तो कृत हो जाएगा, अगर वो कृत नहीं हो रहा है तो वो तदित प्रत्यय के अंदर चला जाएगा। ऐसे आप इनको क्या करेंगे, याद करेंगे, ऐसे प्रश्न आते हैं। अब बात करूं मैं आपके लिए यहाँ पे विशेष प्रत्यय की, विशेष प्रत्यय क्या होते हैं, विशेष प्रत्यय की मैं यहाँ पे क्यों आपसे बात करना चाह रहा हूं। तो साथियों विशेष प्रत्यय कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जहां पे क्या, दो जगह परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिएगा साथियों, जो अ प्रत्यय है, ये अ प्रत्यय है ना, ये अ से आ बन जाता है। कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जहां पे अ से क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। आप कहेंगे कैसे, अभी मैंने बात किया आपको
समाज है। समाज, समाज धन एक नहीं होता है, समाज धन एक होता है। लेकिन जैसे ही आप इनका क्या बनाते हैं, आप प्रत्यय को साथ में जोड़ते हैं तो सामाजिक बन जाता है। सामाजिक क्यों नहीं बनता, सामाजिक क्यों बनता है? अब यहां पे जरा विचार कीजिएगा, जब भी शब्द के पीछे कौन सा प्रत्यय लग रहा है, इक प्रत्यय लगता है। सामाजिक है, शब्द के पीछे इक प्रत्यय लगेगा तो ये मात्रा तो यहां पे लगेगी, तो ये तो सामाजिक होना चाहिए। लेकिन सामाजिक क्यों हो रहा है? यहां पे स था, यहां पे सा क्यों हो रहा है? तो साथियों अ का आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इक प्रत्यय लगने पर जो अ दिया हुआ है अगर, तो उस अ का क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। याद रह जाएगा मेरे भाइयों, ये बातें यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए कि अगर इक प्रत्यय लग रहा है तो अ का क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या, और इसमें क्या विशेष प्रत्ययों में आते हैं, तो साथियों छोटी ई है, कहीं पे भी छोटी ई या बड़ी ई है, ठीक है। उसके साथ अगर मैं बात करूं कि ए या ए है, क्या ए या ए है, ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये चारों के चारों अगर ए में, बड़े ए में, इस ए में कह सकते हैं बदल जाएंगे। क्यों, कब बदलेंगे? जब इक प्रत्यय लगेगा। हम यहाँ पे इक प्रत्यय की बात करें, जब अ है और इक प्रत्यय लग रहा था तो वो आ बन रहा था, और जब छोटी ई बड़ी ई ए या ए है और उसके साथ क्या एक प्रत्यय लग रहा है तो वो क्या, ये जो है ना, ये सभी बड़ी ई में बदल जाएंगे। कैसे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इतिहास धन इक लिखते हैं। लिखते हैं या नहीं लिखते भाइयों? इतिहास धन इक लिखते हैं। बताओ साथियों क्या हो जाएगा, इसको आप क्या करोगे? एक प्रत्यय, इतिहास में एक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? तो आप क्या, यहां पे मैं दो शब्द लिख रहा हूं, सही कौन से हैं बताएंगे, ठीक है। एक तो बनता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक बनेगा या फिर ऐतिहासिक बनेगा। राइट कौन सा हो जाएगा, ऐतिहासिक बनेगा या ऐतिहासिक बनेगा? रणथंभौर का दुर्ग एक ऐतिहासिक दुर्ग हो, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग एक ऐतिहासिक दुर्ग है। ऐतिहासिक बनेगा या ऐतिहासिक बनेगा वो बताएंगे। तो आप कहेंगे भाइयों साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐतिहासिक नहीं बनेगा, ऐतिहासिक बनेगा। क्या बनेगा? ऐतिहासिक। क्यों भाई? यहाँ पे तो ई था, ई का ए कैसे बना? साथियों जब भी कहा, जहां पे भी पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले अगर ई ए या ए आ रहा है और उसमें इक प्रत्यय लग रहा है तो ये वाले तो आप जोड़ो, इक है तो ई तो ऐसे आ गया और क लिख दिया तो ये तो जोड़ा। लेकिन यहाँ पे जो पहले वाला ई था ना, ये हमेशा ए के अंदर बदल जाएगा, बड़े ए में, जिसको हम ए कहते हैं, ठीक है, ए, ठीक है। तो इसके अंदर बदल जाएगा, ये चीज आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये कुछ विशेष प्रकार के प्रत्यय जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद बात करूं मैं ऊ की, ऊ वाले कब चेंज होते हैं, तो ऊ है छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद बात करूं मैं ओ और औ की, किसकी? ओ और औ की। तो ये भी चेंज होते हैं क्या? बिल्कुल, ये भी औ के अंदर चेंज हो जाते हैं। किसमें? ये औ के अंदर चेंज हो जाते हैं। कब? साथियों देखिएगा, ये प्रत्यय लगता है इनके पीछे, ये प्रत्यय लगने पर ये औ में चेंज हो जाते हैं। एक एग्जांपल दीजिएगा, अभी देते हैं उदार धन ये। बताओ साथियों क्या बनेगा? उदार धन ये प्रत्यय लगाया, उदार में ये प्रत्यय लगेगा, बताओ उदार्य बनेगा, उदार्य बनेगा या औदार्य बनेगा? बताओ साथियों यहां से राइट कौन सा हो जाएगा? तीन ऑप्शन दिए गए, फटाफट से कमेंट कीजिएगा, सही कौन सा हो जाएगा? उदार धन ये, उदार में ये प्रत्यय लगा रहा हूं, सही कौन सा हो जाएगा? उदार में ये प्रत्यय लगाने पर क्या सही कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो देखते हैं साथी यहां से कितने सही बता पाते हैं। आपको मैंने नियम तो बता दिए, बिल्कुल साथियों देखिएगा, जहां भी ऊ है, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ औ, और यहाँ पे ये प्रत्यय लग रहा है ना, तो जो पहले वाला ऊ है ना, ये औ में बदल जाता है। किसमें? औ में। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। जो औदार्य लिखा हुआ है, उदार धन ये से क्या बनेगा? औदार्य बनेगा। यानी कि औदार्य वाला साथियों क्या है? औदार्य वाला ये राइट हो जाएगा। तो ऐसे कुछ विशेष प्रत्यय हैं जिनके बारे में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। अब आपको हमारे ये प्रत्यय कैसे कंप्लीट होंगे? प्रत्यय आपके प्रैक्टिस पर कंप्लीट होंगे, ठीक है। ये टॉपिक तो क्या था, आपको खुद को तैयार करने का था, लेकिन आपने कहा थोड़ा कुछ बेसिक अगर हो, एक दो बातें तो बता दो, तो मैंने बता दी। प्रत्यय उपसर्ग खुद को तैयार करने, मैंने कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्या कर दिया है, बता दिया है। तो ये चीजें थी साथियों प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में। कुछ विशेष प्रकार के प्रत्यय थे जिनके बारे में भी मैंने आपको क्या किया, बताया। अब साथियों देखिएगा, आगे बात करूं विलोम शब्द की, ठीक है। जो भी पीछे टॉपिक रहे एक बार आपको बता देता हूं। तो विलोम शब्द की बात करूं, ठीक है। तो विलोम शब्द के अंदर क्या होगा? विपरीत अर्थ देगा। क्या? विपरीत भाव को व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाता है? विलोम शब्द कहलाता है। विपरीत भाव व्यक्त करने वाला शब्द क्या? विपरीत भाव व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाएगा? विपरीत भाव है साथियों व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाता है? विलोम शब्द कहलाएगा। विपरीत भाव व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? करने वाले शब्द है वो विलोम शब्द कहलाते हैं। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है साथियों? भाषा के दो विपरीत अर्थों को व्यक्त करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ेगी। और परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द होते हैं, तो वो आपके बुक के अंदर आपको दिए हुए होंगे। जो भी हिंदी की बुक है उनको याद करना है। जैसे देखिएगा, अथ आता है तो अथ का आप कहेंगे इति बन जाएगा, ठीक है। और देखिएगा एक ये याद कर लेना, विज्ञ, अभिज्ञ, भिज्ञ वाला, इसमें आप कंफ्यूज होते हो तो ये याद कर लेने का। उसके बाद ऐसे कुछ होते हैं जैसे अमर है,
कोई अमर रहता है तो हम कहेंगे मृत्य है, मरा हुआ है, ठीक है। ये अमर है तो ये मर गया, ऐसे, ठीक है। क्या है, कोई अनुग्रह कर रहा है, विनती कर रहा है, अनुग्रह कर रहा है, आप दंड, उसको दंड कह रहे हैं, दंड, यानी कि इसने विनती की, आपने दंड, यानी कि जो जैसा दिया गया उसका उल्टा अर्थ वाला आपको कुछ उसको बताना है। क्या उल्टा अर्थ वाला आपको कुछ बताना है तो उसे हम कहेंगे विलोम शब्द। क्या कहेंगे, विलोम शब्द। तो मेरे हिसाब से ये चीजें तो आपको यहां से समझ में साथियों आ गई होगी। उसके बाद आते हैं आपके पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द के बाद क्या आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं। तो पर्यायवाची शब्दों के अंदर भाइयों देखिएगा, क्या समान, उसके समान और भी अर्थ देंगे। शब्द अलग अलग होंगे लेकिन उनका अर्थ क्या होगा, एक होगा, ठीक है। शब्द अलग अलग होंगे, उसी का अर्थ देने वाले बहुत सारे शब्द होंगे, उनको कहेंगे पर्यायवाची। जैसे देखिएगा, मैं बात करूं धरती की, तो धरती देखिएगा, धरती को आप भू भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं, भू भूमि धरा कहेंगे, वसुंधरा कहेंगे, भू भूमि धरा वसुंधरा, इनके बहुत से नाम होंगे। इनके इनका सबका अर्थ क्या निकल रहा है, अर्थ एक ही निकल रहा है, धरती, ठीक है। इनके समान अर्थ निकलने वाले बहुत से शब्द होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची कहेंगे। खुद को याद करने, डेली के 15 से 20 पर्यायवाची शब्द याद करते जाओ। अभी तक देखिएगा, अगर आप डेली के 10-10 पर्यायवाची याद करो ना, तो अभी आपके साथ मिनिमम ये 10 दिन छोड़ दो, अगस्त के तो 30 दिन है ना, तो आप 300 पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हैं। भाई इतने ही करने, ज्यादा नहीं करने, इन्हीं में से ही आता है, बाहर से प्रश्न नहीं आता। जो इंपोर्टेंट पर्यायवाची है वो फिक्स है, आपकी बुक के अंदर आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो उन्हीं में से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। उसके बाद देखिएगा, पर्यायवाची हो गया। उसके बाद होते हैं साथियों एक शब्द। क्या, एक शब्द होते हैं। तो साथियों कोई एक बड़ी लाइन लिखी हुई होगी और उसको वापस एक शब्द के अंदर आपको आंसर अब मिलता था ना, संस्कृत में कैसे प्रश्न आते थे 10th में कि इसका उत्तर एक शब्द में देना है, एक शब्द को ही बताना है। जैसे देखिएगा कैसे, जो अपने इरादे से क्या हो, अटल हो, ठीक है, इरादे से टले ना, इरादे से टले ना, यानी कि जो कभी मरे ना। देखिएगा, जो कभी मरे ना, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर अमर आप कहते हैं, जो कभी क्या, जो कभी मरे ना, तो जो कभी नहीं मरेगा तो उसको आप एक शब्द में क्या कहेंगे, तो साथियों हम कहते हैं वो अमर है। क्या है, अमर। बस ऐसे आपको याद करना, ये तो बहुत सिंपल है, डेली के आप 20 से 30 इसको याद कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, क्या ऐसे कुछ आपको पूछेंगे, इसको क्या कहा जाता है, एक शब्द में पूछा जाएगा। जैसे जो ईश्वर में क्या करता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, ईश्वर में क्या रखता है, आस्था रखता है, तो आप कहेंगे उसको हम आस्तिक कहेंगे। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको आप कहेंगे हम नास्तिक कहेंगे। तो आस्तिक का विलोम नास्तिक, यानी कि यहाँ से ये सब क्या है, एक दूसरे से कंडक्ट टॉपिक है जो आपको अपने आप याद होते रहेंगे, आपको मेहनत करनी होगी। उसके बाद बात करता हूं आगे की, तो समानार्थी शब्द आएंगे आपके एग्जाम में। क्या आएंगे, समानार्थी शब्द आएंगे। आप कहेंगे ये कैसे शब्द होते हैं साथियों, अनेकार्थी कह सकते हैं, समानार्थी, ठीक है, अनेकार्थी भी आएंगे, अनेकार्थी भी आएंगे। साथियों देखिएगा, एक होती है ईर्ष्या, एक क्या होती है, ईर्ष्या होती है, और एक क्या होता है, घृणा होती है। अब बताओ साथियों इनमें अंतर क्या है, ऐसे कुछ शब्द आपको पता करना होगा। ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है, घृणा का अर्थ क्या होता है, बताएंगे। तो साथियों देखिए, ऐसे कुछ समान शब्द आएंगे। देखिएगा, अब मैं यहाँ पे क्या करूं, आपकी क्या कहते हैं, सहयोग करना, किसी का क्या करना, सहयोग करना, किसी की सहायता करना, किसी का सहयोग किया, किसी की सहायता करना, किसी की मदद करना। बताओ अब तीनों एक बात है या तीनों अलग अलग है, मेरे को ये बताओ। किसी का सहयोग करो, किसी की सहायता करो, या किसी का मदद करो। साथियों ये तीनों अलग अलग बातें हैं, एक बात नहीं है। ये चीज आपको समझनी होगी, तभी आप हिंदी में अच्छा स्कोर यहाँ पे कर पाएंगे। ये तीनों क्या है, ये तीनों अलग अलग बातें हैं, एक बात नहीं है साथियों। क्या, तीनों अलग अलग बात है। आप कहेंगे कैसे, ये तो साथियों आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत से ऐसे शब्द है, कितने बता के बता सकते हैं, तो ऐसे आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ईर्ष्या, घृणा, ऐसे मैंने आपको, जैसे ईर्ष्या है, कोई दूसरा प्रगति कर रहा है, कोई दूसरा अच्छा पढ़ रहा है, उससे आप जल रहे हो तो उसको कहते हैं ईर्ष्या। और घृणा, कोई चीज है जो आपको पसंद नहीं है, सिर्फ पसंद नहीं है तो वो घृणा होगी, लेकिन आप उसके अच्छा होने से आप उसको जल रहे हो तो वो ईर्ष्या होगी। ऐसे कुछ साथियों थोड़ा सा इनमें डिफरेंट होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद बात करूं मैं मुहावरों की, तो बहुत ही अच्छे हैं भाई, ठीक है, रईरा भाव राते गया, ठीक है। तो ये मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां कही जाती है कुछ, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियां क्या करना, बहुत ही सिंपल टॉपिक है जो आपको याद करना है, यानी कि हिंदी का साथियों बेसिक से लेके जहां तक आपके एग्जाम में आता है वो सब एक बार मैंने आपको क्या करा दिया है। तो अब साथियों देखिएगा, हिंदी है वो हिंदी व्याकरण हमारा क्या होता है, यहां से हिंदी व्याकरण कंप्लीट होता है एकदम। अब आप क्या करेंगे साथियों देखिएगा, 2-3 दिन आपको जब भी है, ठीक है भाई, हाँ कुछ ऐसा अनाउंस करेंगे, लेकिन अनाउंस होने तक का आपको क्या करना पड़ेगा, इंतजार करने पड़ेगा। अच्छा दिन एक आने वाला है। तो देखिएगा साथियों, अभी क्या करना है आपको, अभी में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। आज 18 तारीख है, 19 और 20 2 दिन ही रहे हैं, तो इन 2 दिनों के अंदर, सिर्फ 2 दिन है आपके पास, इन 2 दिनों के अंदर साथियों आपको क्या, एक बार पूरी हिंदी का रिवीजन करना है। भाइयों करोगे या नहीं करोगे, पहले मेरे को ये बताओ। एक बार पूरी हिंदी का रिवीजन करना है भाइयों, करोगे या नहीं करोगे, बताओ साथियों। यहाँ पे आपको बताना है करोगे या नहीं करोगे, यस और नो। हिंदी का पूरा 2 दिन के अंदर जितना भी आपको मैंने पढ़ाया, देखिएगा
एक दिन के अंदर तो जितना भी, अब कोई लोग नए जुड़े हैं तो साथियों ये गलती आपकी है कि आप पिछले वाला क्लियर नहीं कर रहे हो। क्या अब आप अभी से जुड़े हो तो अभी से ही एग्जाम में आएगा? जो मैंने पीछे पढ़ा दिया वो क्या एग्जाम में नहीं आएगा कि सर हम तो बाद में जुड़े थे सर से तो वो मत दो एग्जाम में? नहीं साथियों, पूरा का पूरा एग्जाम में आएगा। तो पहले क्या करो, आप पिछले वाला क्लियर करो। मैंने बता दिया कि अपनी दोगुनी रफ्तार कर दो, आराम से क्लियर हो जाएगा। तो साथियों मैंने जितना भी पढ़ाया एक दिन के अंदर उसको कंप्लीट करो। एक दिन में थोड़ी सी नजर, आप जो दूसरा पार्ट मैंने आपको दिया है कि पर्यायवाची विलोम, एक दिन में उन पर थोड़ी नजर मारो। बाकी जब से मैंने हिंदी शुरू की थी तब से कहा था पर्यावरण विलोम शब्द, जो पर्यायवाची है विलोम शब्द है, इनको आप 10-10 डेली याद करते रहो। तो भाई एक महीना हुआ, 300 तो आपके याद हो गए होंगे। तो अब साथियों यहाँ पे क्या होंगे, हिंदी के टेस्ट होंगे। हिंदी के क्या होंगे? टेस्ट होंगे। हिंदी की भी आपकी क्या चलेगी? एक्सप्रेस चलेगी। क्या चलेगी? हिंदी की भी एक्सप्रेस चलेगी। ठीक है, नंबर लाने गए हुए भाई, जब नंबर आ जाएंगे तो क्या पटरी पर एक्सप्रेस को शुरू कर देंगे। ठीक है, बिना लाइसेंस के तो नहीं चला सकते। ठीक है, बहुत यहाँ पे भी क्या है, हाँ संकट है। तो साथियों देखिएगा ये चलेगी कब, ये भी बता देंगे। अब साथियों हिंदी तो हमारी यहाँ पे हो गई कंप्लीट। अब ध्यान से सुनिएगा, जो कमेंट कर रहे हैं कि मेंटल एबिलिटी की क्लास कब होगी और इंग्लिश की कब होगी। साथियों हिंदी की आज क्लास कंप्लीट हुई, तो अब देखिएगा कल छुट्टी है या नहीं है वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, वो आपको कल ही बता दिया जाएगा। और मेंटल एबिलिटी, अब कितने टॉपिक रहे मेंटल एबिलिटी के अंदर? मेंटल एबिलिटी की क्लास है, मेंटल एबिलिटी की क्लास बस इस हिंदी की जगह ही शाम को 7 बजे ही चलेगी। हिंदी क्या होगी, अब हिंदी पूरी होगी तो एक बार मैंने आपको 2 दिन का इसके लिए टाइम दिया है कि आप क्या करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, रिविजन करेंगे। तो रिविजन तक है, बाकी हिंदी बंद नहीं हुई, इसकी भी एक्सप्रेस शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको 2 दिन के लिए रिविजन करना है। 2 दिन के लिए हिंदी की एक्सप्रेस नहीं चलेगी, बल्कि क्या चलेगी यहाँ पे, मेंटल एबिलिटी की क्लास चलेगी। मानसिक योग्यता की क्लास होगी अब शाम को 7 बजे। किसकी? मानसिक योग्यता की क्लास होगी शाम को 7 बजे। कब? शाम को 7 बजे। जितने भी हमारे 3 या 4 टॉपिक रहे तो हम 3 या 4 टॉपिक को फटाफट से कंप्लीट कर देंगे, तो आपकी मेंटल एबिलिटी भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद मेंटल एबिलिटी की भी कुछ एक्सप्रेस का विचार करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे क्या करना है, हिंदी का रिवीजन करना है। साथियों ये मैंने कुछ आपको यहाँ पे चीजें बताई जो आपके सिलेक्शन के लिए क्या काफी हेल्पफुल काम होगी, काफी आपको यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। तो आप क्या करेंगे, हेल्प कब मिलेगी? जब यहाँ पे मैं जो स्टेप आपको बता रहा हूं उन स्टेप को आप क्या करेंगे, फॉलो करते हैं तो ये आपको हेल्प मिलने वाली। उन स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा। अभी साथियों मैं आपको बता दे रहा हूं, हिंदी का सभी रिवीजन करेंगे। 2 दिनों के अंदर आपकी हिंदी कंप्लीट होनी चाहिए। जब तक आपके एक्सप्रेस आए ना पटरी पर, तब फटाफट से आपके वहां पे आंसर आने चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर कंप्लीट नहीं हुई हिंदी तो आंसर नहीं आएंगे और मामला अटक जाएगा। तो अटकाना नहीं है। जिस प्रकार से आपने शिक्षण अभिरुचि को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, उसी प्रकार हिंदी को भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है, कंप्लीट करना है। तभी 28++ का ये सपना है, वो सपना क्या पूरा हो पाएगा। और संघर्ष मत छोड़ना, संघर्ष जारी रहना चाहिए। तो साथियों ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूं समझ में आई होगी। कुछ बातें जो मैंने आपको बताई है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए। तक क्यों, अभी साथियों एक्सप्रेस आने वाली है तो उनका नोटिफिकेशन तो आपको मिलना चाहिए ना, एक्सप्रेस का हॉर्न तो आपको सुनाई देना चाहिए ना। साथियों अब मिलेंगे हम अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।